तो फाइनली आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एंड जितने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा अप्रॉक्स 5 से 10 न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ। पूरे चैप्टर से मिक्सअप रहेगा, तो ये आपको बिल्कुल रिवीजन के साथ तैयार करते चलना है। 2-3 सेशन में हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का 2-3 सेशन लेंगे जहाँ पर कंप्लीट न्यूमेरिकल कवर कराए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल से, जहाँ से आप पढ़े हैं मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखिए, एक पहला टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो कि चार्ज पर बेस्ड है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 1, दैट इज क्वेश्चन 1। अगर आप कभी सवाल को पढ़ रहे हो, वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो, जैसे मान लो कोई धातु है जिससे निकलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपने कोई न्यूमेरिकल पढ़ा, ये न्यूमेरिकल का फर्स्ट टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई धातु है, उससे निकलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 300 है, 300। तो धातु पर कुल आवेश कितने होंगे? धातु पर निहित कुल आवेश, धातु पर निहित कुल आवेश, ठीक। ये बेसिक हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन किए हैं और आपसे मैंने आवेश पूछा है। तो देखो ये पहले टाइप का क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। जब भी कभी आप सवाल को पढ़ो, चाहे जैसा वेरियस टाइप का न्यूमेरिकल हो, जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है और उस केस में आवेश निकालना है, तो एक फार्मूला हम पढ़ते हैं Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। इस फार्मूले का यूज करिएगा, आइए हम भी यूज करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता है, जो कि गिवन है 300। इन सवाल को पढ़िए तो यहाँ पे 300 दिया है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुल आवेशों की संख्या आ गई। तो देखो कैसे, 16 यहाँ 48, 16 इंटू 3 दैट इज 4.8, और 2 0 यहाँ से, और ये सब्सट्रैक्ट होकर 10⁻⁻19 इंटू 10⁻+2, यही होगा ना। ध्यान से समझिए, 16 3 48 हो गया 4.8, और 2 0 का मतलब 100, और ऐसे। तो इसको फाइनली जो आपका आंसर हो गया दैट इज 4.8 इंटू 10⁻17 एंड आंसर दोगे कूलाम में, ठीक है। ये पहले टाइप का वेरियस क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये सीखने को मिला, पहला टाइप, ये फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जब भी सवाल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो तब सवाल कैसे लगाएं। तो याद कर लेना, Q बराबर N यूज किया जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आप कर लेना, एक क्वेश्चन आप पढ़ लो, ये आपके लिए है। माना एल्यूमिनियम धातु से, माना एल्यूमिनियम धातु से निकलने वाले या उत्सर्जित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकलने वाले या फिर आप इसको कह दो उत्सर्जित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेट सपोज दैट इज 100 है, 100 है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो 100 है। तो आपसे मैंने पूछा है आवेश, ये आप कर लेना सिर्फ, ठीक है। सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, n की जगह 100 रख दो और e से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा आंसर को आप जवाब दोगे इन कूलाम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं। अब इसी पर बेस्ड अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चलिए ध्यान दीजिए, ये टाइप 2 हो गया। अब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, एकदम बेसिक से। धीरे धीरे हम डायरेक्ट प्रश्न भी उठाएंगे, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं 10th के बच्चों को सिखा रहा हूं कि बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, माना ये टाइप 2 है, अब टाइप 2 है, टाइप सेकंड टाइप का।
यदि किसी धातु पर, ये सवाल का टाइप समझिएगा, यदि किसी धातु पर, यदि किसी धातु पर कुल 6 कूलाम आवेश हैं, 6 कूलाम, कुल 6 कूलाम आवेश हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है कि कभी कभी आपसे टोटल चार्ज गिवन करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूछता है। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कि कभी कभी आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो उस सवालों में बेसिक चीज़ें जो है वो कुल आवेश दे देगा कि कोई धातु है, कोई वस्तु है, उस पर निहित कुल आवेश कुछ इतना कूलाम है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होंगी। तो आइए देखिए, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, वही फॉर्मूला है सेम एज इट इज़, Q बराबर N फॉर्मूला। सर क्यों? क्योंकि याद करो Q का मतलब आवेश होता है, N का मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन का परिमाण, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹। तो यहाँ पे अब गिवन क्या है, Q की जगह रखोगे 6 कूलाम क्योंकि 6 दिया है, बराबर N हमसे पूछा है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो N की वैल्यू होगी दैट इज 6 होल डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁹। दिस इज योर आंसर। और इसको आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसको डायरेक्टली बस आंसर बता दोगे। संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। सो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो भी आएगा दैट इज योर एग्जैक्ट आंसर। ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल था कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कुल आवेश दिया है और वो भी किस में दिया है, कूलाम में। जरा ध्यान देना, इस सवाल में हर छोटी छोटी बातों को समझा रहा हूँ। ये बात आपको याद रखना है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और अगर आवेश कूलाम में दिया है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला लगाना। लेकिन अब की बार डिमांड किसकी है, क्यू की। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक कूलाम आवेश पर, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये प्योर बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिए ये श्योर है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स, जो हमेशा पूछे जाते हैं। एक कूलाम आवेश पर निहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर निहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई धातु है, उस पर एक कूलाम का आवेश है, एक कूलाम, तो निहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? निहित कुल इलेक्ट्रॉन, निहित कुल इलेक्ट्रॉन मतलब वही पूछा है आपसे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, देखो इसलिए एक करवा रहा हूँ फिर एक ही दे रहा हूँ आपको करने के लिए। ये फिक्स क्वेश्चन आएगा जरूर। फिर से फॉर्मूला वही लगाओगे सेम, Q बराबर Ne, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में संबंध देता है। तो Q की जगह क्या रखोगे? एक कूलाम। Q की जगह रखोगे एक कूलाम इज इक्वल टू N हमसे पूछा है, N हमसे पूछा है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। इसको पक्षांतर करो तो 1 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे? 16/10 मान के देखो कैसे, ये पॉइंट हटेगा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या है? 10/16। ध्यान से देखना, 10/16 गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात +19, सही है, बराबर N। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 2 से कटेगा, 2 से 8 बार गया, 2 से गया 5 बार। अब इसी को सॉल्व कर लो, 8 डिवाइड बाई 5, ये 8 है, 8 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाओ 0, 8 छंग 48, बचा 2 और फिर 0, 8 दूना 16, बचा 4, फिर 0 और 8 पंजे 40, कैंसिल आउट हो गया।
तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे आंसर आया, मतलब ये जो हमारा फैक्टर था, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज करके ज़रा अच्छे से समझाता हूँ। देखो हमने 1 कूलाम रखा था और यहाँ पे था 1.6, तो जब 1/1.6 को सॉल्व करोगे तो ये दशमलव हटा ऊपर, 10/16 को सॉल्व करने पे आंसर आया 0.625 इंटू 10⁻+19। सही है। और इसको दशमलव को दाएं बाएं पक्षांतर करो, दशमलव को एक स्टेप आगे ले जाओ तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻+18। और ये आंसर याद रखिएगा, यही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये ऑप्शन में पूछता है। दो हमारे सवाल बहुत अच्छे से कंप्लीट हुए, बहुत बेसिक वाले सवाल हैं। यूपी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 कूलाम आवेश कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन निहित करता है, रखता है। तो रट लो बेटा, ये ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है 1 कूलाम कितने आवेश रखता है, तो 6.25 × 10⁻18 रट डालना इसको, ठीक है, बिल्कुल एकदम फिक्स क्वेश्चन है। अब मैं तीसरे टाइप का सवाल, इस पर चाहो तो एक होमवर्क आपको मैं और दे देता हूँ। मान लो आप ऐसा करो, 50 कूलाम को सॉल्व करना। अगर किसी वस्तु पर 50 कूलाम आवेश है, ये आपका होमवर्क है। कोई वस्तु है उस पर 50 कूलाम आवेश है, तो n क्या होगा, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। कोई धातु है उस पर 50 कूलाम के आवेश हैं, तो n का वैल्यू क्या होगा, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। 2 टाइप का हमारा न्यूमेरिकल हो गया। आइए तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल पे अब चलते हैं। That is third type of numerical. थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में जो हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, दैट इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल न्यूमेरिकल। विभव विभवांतर पर बेस्ड सवाल मैं करवाने जा रहा हूं। तो जो अब हमारा सवाल होगा ये टाइप बेस्ड है, विभव और विभवांतर पर आधारित न्यूमेरिकल, विभव और विभवांतर पर। चलिए अब मैं एक सवाल इसमें लगा दिया हूं, पढ़ लीजिए। यदि किसी परीक्षण आवेश को जिसका मान 2 कूलाम है, यदि किसी परीक्षण आवेश जिसका मान 2 कूलाम है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 40 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो बताइए विभवांतर क्या होगा, जो कि सवाल में गिवन है। सवाल को अगर ध्यान से पढ़ो तो देखो, आप फार्मूला को पढ़िए, जरा सोचिए। सवाल में गिवन है कि कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश का मतलब आप मान लो Q0, जैसा कि हम पढ़ाते हैं। तो Q0 की वैल्यू ऑन दिस न्यूमेरिकल क्या दिया है, 2 कूलाम का आवेश दिया है, 2 कूलाम का आवेश दिया है। और ये कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आप अपने मन से मान लो कोई पॉइंट A है, A से B तक ले जाना है, A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 40 जूल का, 40 जूल का। तो 40 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, मतलब ये W दिया है, W। तो फॉर्मूला पढ़े हो आप, याद करो फॉर्मूला पढ़े हो, V बराबर W/Q0 से, यही तो पढ़ाया जाता है विभवांतर में। वैल्यू रख दो सेकंड स्टेप में, W की जगह 40, परीक्षण आवेश की जगह 2, तो ये कट करके कितना हो गया, 20। और विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। प्योर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मैं जो करवा रहा हूं। टाइप समझ में आया। इस पर एक और आपके लिए और प्रैक्टिस। अगला सवाल देखिए, वस्तु A से
वस्तु बी तक ले जाने में, वस्तु ए से वस्तु बी तक कोई आवेश है जिसका परिमाण है 5 कूलाम। ये अगला सवाल, कोई वस्तु ए है, ये वस्तु ए है, ये कोई वस्तु बी है, तो वस्तु ए से वस्तु बी तक ले जाने में, वस्तु ए से वस्तु तक बी जाने में किसी आवेश को, कोई आवेश है, उस आवेश का मान है 5 कूलाम, उस आवेश का मान है 5 कूलाम। कोई वस्तु है ए से बी तक, किसको ले जाना है 5 कूलाम, मतलब ये क्या दिया है, क्यू दिया है, क्यू। और ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो होता है 80 जूल का, 80 जूल का, 80 जूल। तो बताइए बी तथा ए के बीच विभवांतर क्या होगा, बताना है आपको बी तथा ए के बीच विभवांतर क्या होगा। ये अगला सवाल है जो कि दिया हुआ है सवाल। तो हमने सवाल को पढ़ा और जो जो वैल्यू दिया था हमने लिख लिया। आवेश का मान कितना है, क्यू, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में आवेश कौन सा है, 5 कूलाम, तो इसको मान लेंगे क्यू नॉट। और एक से दूसरे ले जाने में कार्य कितना है, 80 जूल। वर्क डन, भाई कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, तो हमने पहचान लिया, ये डब्ल्यू दिया है। अब फार्मूला लगा दो, बी तथा ए के बीच विभवांतर, तो फार्मूला वही डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से सवाल में रख दीजिए वैल्यू। डब्ल्यू कितना है, 80 जूल, और आवेश कितना है, 5 कूलाम। काट दीजिए इसको, 5 1 के 5, 5 6 30, 16 वोल्ट। आंसर हो गया। जो डिफरेंस है VB माइनस VA, आंसर आ गया, क्योंकि B से A के बीच पूछा, मतलब VB माइनस VA, आंसर आ गया 16 वोल्ट। ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है, बेसिक लेवल पे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये विभवांतर का सवाल क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा सा हार्ड सवाल करवा देते हैं, अगर मे भी कभी थोड़ा सा हार्ड में पूछ ले, इसको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मान लीजिएगा भाई। चलिए देखिए हार्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 हमने आसान किया, तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, हार्ड न्यूमेरिकल है ये। चलिए सेम एज इट इज हम मानेंगे कि किसी सीधी रेखा में एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। किसी सीधी रेखा में एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, और बिंदु B पर सवाल को पढ़िएगा समझिएगा, बिंदु B पर 6 कूलाम का 6 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा। माइक्रो कूलाम की बार रख दिया हमने, 6 माइक्रो कूलाम, इसीलिए सवाल हार्ड हो गया, माइक्रो कूलाम। किसी सीधी रेखा में 2 बिंदु A तथा B हैं, एवं बिंदु B पर 6 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। यदि हमें A से B तक जाने में, यदि हमें A से B तक जाने में, यदि हमें A से B तक जाने में 60 जूल का कार्य करना पड़े, 60 जूल का कार्य करना पड़े, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा। ये थर्ड वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एंड सबसे अगर कॉम्प्लेक्स कोई सवाल बनता है तो मे भी इस लेवल पे बन जाएगा, इससे कॉम्प्लेक्स आपके लेवल पे नहीं बनेगा विभवांतर पर बेस्ड। ठीक, मैंने एक सवाल प्रैक्टिस करवाया फर्स्ट, दूसरा प्रैक्टिस, ये तीसरा सबसे हार्ड। अब देखो इसमें बचने वाली बात क्या है, कहाँ कहाँ आपको समझना है। आइए देखिएगा, A और B 2 बिंदु हैं, कोई दिक्कत नहीं, A से B तक कहो चाहे B से A तक कहो, जाने में कितना जूल, 60। तो मतलब इस सवाल में वर्कडन दिया हुआ है 60 जूल का, ये दिया हुआ है। बस ये सवाल हार्ड क्यों हो गया, क्योंकि आवेश माइक्रो कूलाम में है, बस यही एक हार्ड पॉइंट था। क्यू नॉट जो है वो माइक्रो कूलाम में, मतलब 6 माइक्रो कूलाम। अब यही बच्चा फंस जाता है, तो यही इसीलिए हार्ड ये सवाल था। जब भी आवेश माइक्रो कूलाम में दे तो माइक्रो कूलाम से किस में बदलना पड़ेगा, इसको
कूलाम में, क्योंकि हम हमेशा सिखाते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आवेश को किस में रखना पड़ेगा, कूलाम में। तो यही इसका हार्ड स्टेप था। 6 को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻6 से, और अब ये बन गया कूलाम। यही इस सवाल का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था। हाई स्कूल के नज़रिए से ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था कि मतलब अगर माइक्रो कूलाम में कोई आवेश दिया हुआ है तो यही एक डिफरेंट टाइप का सवाल है कि जब भी कभी माइक्रो कूलाम का आवेश दे तो इस शर्त में आपको कूलाम को किस में बदलना होगा, कूलाम में। माइक्रो कूलाम को हमको चेंज करना होगा कूलाम में, और तब आंसर रखेंगे। तो फाइनली ये रट लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा कि दिया था 6 माइक्रो कूलाम, लेकिन माइक्रो कूलाम से कूलाम में बदलने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁻6 से। तो आप हमेशा के लिए रिकॉल कर लो, रट लो इस बात को, माइक्रो कूलाम से कूलाम में जाने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं। तो ये ये Q0 हो गया। अब आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। W हमें पता है, Q0 हमें पता है। फाइनली एक स्टेप में आंसर रख दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं डेल V बराबर W/Q0 से, और W की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 60 एंड होल डिवाइड बाई 6 × 10⁻⁻6, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा जवाब देंगे बोल्ट में। बाकी मुझे पता है 6 से कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁻+6, ओवरऑल आंसर हो जाएगा 10�7 वोल्ट। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन। तो इस वेरियस टाइप को आपको मैंने सवाल दिया है, ये स्पेशल टाइप का सवाल रिकॉल रखिएगा। थोड़ा स्टार टाइप न्यूमेरिकल है क्योंकि ऑलरेडी ये हार्ड ही है, ठीक है। मेन इस सवाल में सबसे बड़ी खूबी थी कि मैंने 2 पॉइंट माना और A से B तक जाने वाला वर्कडन दिया था, और विभवांतर हमने पूछा था बिंदुओं के बीच। मैंने नाम ही नहीं लिया कि A से B कि B से A। तो यही इस सवाल का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था, और उस कॉम्प्लेक्स पार्ट में आवेश का माइक्रो कूलाम में होना था। ये 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो बोर्ड लेवल पर, जो क्लास 10th लेवल पर पूछे जाते हैं, यहाँ तक इतना रिकॉल करना है। अब थर्ड के बाद चौथा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है। चौथा कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड होगा आपका विभव पर बेस्ड, ठीक। अब एक सवाल इसका विभव पर कर लेते हैं। देखो, खास तौर पे जो विभव के सवाल बनते हैं, विभव में मतलब जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ एक डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ एज अ परिभाषा, एज अ लैंग्वेज, आप इसको याद कर लीजिएगा। मतलब नो डाउट वैसे तो हमारी ये न्यूमेरिकल की क्लास है, बट एक डेफिनेशन के नज़रिए से बोल दे रहा हूँ, इस डेफिनेशन को जरूर याद कर लीजिएगा। खास तौर पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर क्या है वो लैंग्वेज? देखिए, अगर आप विभव की परिभाषा पढ़े होंगे कभी, तो विभव की परिभाषा में बिल्कुल क्लियर कहा जाता है कि किसी परीक्षण आवेश को या किसी एकांक आवेश को, विभव की डेफिनेशन बड़ी ध्यान से समझिएगा। परिभाषा कहती है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये डेफिनेशन कहता है विभव और विभवांतर का। तो जब आप विभव की डेफिनेशन एकदम क्लियर पढ़ते हैं तो विभव की डेफिनेशन में साफ और स्पष्ट लैंग्वेज में कहा जाता है कि अनंत से उस बिंदु तक। अनंत का क्या मतलब है? मान लो कि कोई बहुत दूर एक बिंदु है, दैट इज अनंत, मतलब बहुत दूर है। भाई व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, लेकिन आप ऐसे मान लो कि ये अनंत बहुत दूर है, मतलब कहीं अंतरिक्ष में है, कहीं मतलब बाहर है, एकदम इतना ज़्यादा दूर है जिसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो अनंत का मतलब होता है बहुत दूर। अब हम करेंगे क्या? परिभाषा हमें सिखाती है कि किसी एकांक आवेश को पकड़ो, एकांक आवेश को। अब वो एकांक आवेश क्या होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे Q0। परिभाषा भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अनंत पर पहले तुम जाओ, मन में सोचना ही है, जाना नहीं है। तो अनंत पर आप इमेजिन कर लो और फिर अनंत से एकांक आवेश पकड़ो, एकांक आवेश, दैट एकांक आवेश इज Q0। अब एकांक आवेश को पकड़ लो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है, आप एज्यूम कर लो कि ये आवेश है, ठीक। अब हमने किया क्या कि इसको हमने अनंत पे रखा है, मतलब ये हमने अनंत पे रखा है। अब इस आवेश को मैंने पकड़ा है तो मैंने पकड़ लिया। अब आप बताओ, जब हम इस आवेश को लेकर चलेंगे तो हमें चलने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा ना। भाई आप सोचो, मैंने हाथ में पकड़ा है तो इस आवेश को ले चलने के लिए मैं चल रहा हूं ना। तो जब मैं चल रहा हूं तो मुझे कुछ वर्कडन करना पड़ेगा। यही वर्कडन विभव कहलाता है। कहां पर? जहां तक तुम जाओगे। जैसे मैंने आवेश पकड़ा और पकड़ते पकड़ते मैं यहां आके रुक गया, तो यही इसका विभव कहलाएगा। अब आइए इसका 2-3 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ये अनंत है,
एक पॉइंट मैंने मान लिया P, एक पॉइंट हमने मान लिया Q, और हमने तीसरा कोई पॉइंट मान लिया दैट इज R। ठीक है, इतना पॉइंट समझाने के लिए बहुत है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, एकांक आवेश से परीक्षण, मतलब आवेश को पकड़ो, एकांक आवेश को, इसको हमने पकड़ा, उठाकर 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 हमने कहाँ ले आया, Q पर। तो जैसे Q पर ले आए, अब ये क्या हो गया, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक ले आने में जो वर्कडन करना पड़ा यही विभव है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनंत से आवेश पकड़ो, मतलब अनंत पर एकांक आवेश पकड़ना, ये कपड़ा मतलब एकांक आवेश हमने पकड़ लिया। अब इसको उठा करके हमको कहाँ तक ले आना है, P तक। तो आवेश को उठाकर हमने P तक ले आया, दिस इज कॉल्ड विभव एट पॉइंट P। ठीक, और लास्ट डेफिनेशन, हमने अनंत से आवेश पकड़ा और इसको हम उठाते 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 कहाँ तक ले आए, R तक। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन रट गई होगी। बार बार मैं वही कहना चाह रहा हूँ, डेफिनेशन आप बारीकी से नहीं पकड़े होते हैं, इसीलिए सवाल नहीं लगा पाते हैं। लैंग्वेज एकदम क्लियर करिएगा। परिभाषा हमें सिखाती है कि अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। यहां तक क्लियर। अब इस पे हम सवाल एक लगाते हैं। देखो, एक बेसिक सवाल जो उम्मीद करता हूं कि पूछ लेगा। चलिए देखिए, इसका एक ही सवाल पर्याप्त है। क्वेश्चन देखिएगा इसका, माना किसी एकांक आवेश, माना किसी एकांक आवेश, और इस एकांक आवेश का परिमाण है, अपने मन से मैं मान ले रहा हूं कि 10 कूलम। ठीक, माना कोई एकांक आवेश जिस पर आवेश कितना है, 10 कूलम। ये आपका क्या है, 10 कूलम है। सवाल में ऐसे दिया होता है, माना किसी एकांक आवेश जिसका परिमाण है 10 कूलम और अनंत से, अब जरा टर्म को पकड़िएगा, सवालों में ऐसे गिवन होता है, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, जो किया गया कार्य है, ये कार्य है हमारा 10 जूल का, 10 जूल का। तो बताइए उस बिंदु पर विभव क्या होगा। आपको जवाब देना है कि उस बिंदु पर विभव क्या होगा। फिर उस बिंदु पर विभव क्या होगा। इसका एक सवाल मैं करवा रहा हूं क्योंकि इसका दूसरा वेरियस टाइप बन ही नहीं सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। एक और आखिरी दैट इज 4th टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, मतलब थर्ड ही था, थर्ड का बी पार्ट है ये। थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल में दिस इज बी पार्ट, जहां पर मैं विभव की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें एकदम क्लियर आपको, मतलब सवाल पढ़ोगे 100% श्योर है, सवाल में यही गिवन होता है कि कोई भी आवेश दिया होगा, मतलब आवेश में कुछ भी हो सकता है, आवेश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने लैंग्वेज क्या माना है, एकांक आवेश। अब वो सवाल की मर्जी है कि चाहे वो एकांक आवेश कहे या फिर आवेश कहे, आपको मात्रक से पहचानना होगा, दैट इज कूलाम। ठीक है, सवाल को पूरा पढ़ोगे, कहीं पर भी लिखा होगा कूलाम तो समझ जाना ये क्यू नॉट है। क्या दिया हुआ है, क्यू नॉट। तो अकॉर्डिंग टू सवाल हम सबसे पहले काम करते हैं कि मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू नॉट इज गिवन 10 कूलाम। ठीक, ये दिया है। अब लिखा क्या है सवाल में कि उस एकांक आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक, अनंत से किसी भी बिंदु तक ले आने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, दैट इज 10 जूल। तो वर्कडन भी गिवन है, दिस इज 10 जूल। तो बेसिकली सीधा आप फॉर्मूला लगाएंगे विभव के फॉर्मूले से, बेसिकली बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू W/Q0 से, और वैल्यू हम रखेंगे, सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। तो W की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई Q0 की वैल्यू भी है 10, 10 और 10 कट गया, तो विभव एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। इसको रिकॉल रखिएगा, ये धीरे धीरे सीखते जाइए। न्यूमेरिकल के टाइप हैं, एक दिन में नहीं पढ़ना है, 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन पर डे रिपीट करते रहिए। मतलब फाइनली आज हमने लगभग 6 सवाल पढ़े हैं, अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चन। सिर्फ उन 6 क्वेश्चंस को तैयार कर लो, एक बेसिक थीम आपका क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो विभव और विभवांतर पर पहले इतना तैयार करो, मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, फिर
अब मतलब जैसे जैसे हमारा सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो भी है न्यूमेरिकल का आता रहेगा, मैं और कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, लेकिन पहले एक बेसिक समझ डेवलप करो। मतलब एक सवाल आते कैसे हैं, पहले बेसिक में तो स्ट्रांग हो, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि पर्याप्त है। एक दो सवाल और थोड़ा सा एक और करवाते हैं, और ये मेरा मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा संयोजन पर बेस्ड कुछ सवाल देख लें। तो देखिए ये एक, इससे आगे चलते हैं। अब फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ये प्रतिरोधों के संयोजन पर बेस्ड है। दो सवाल मैं फास्ट वे में करवाता हूँ, एक समझ यहाँ से भी आपको डेवलप हो जाएगा, दो सवाल मैं यहाँ से भी करवाता हूँ। दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। और जो हमारा मतलब अभी बेसिक में मैंने 4 टाइप सिखाया है, दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। और यहाँ पर मैं प्रतिरोधों के संयोजन की बात करूँगा, ठीक है। प्रतिरोधों के संयोजन की बात। और प्रतिरोधों का संयोजन मतलब अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो सीधा आपको याद आना चाहिए। मैं सवाल अब बात करने जा रहा हूँ समांतर क्रम पर और श्रेणी क्रम पर, और इसका अलग से मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हार्ड पॉइंट है। तो अभी तो सिर्फ सिखाने के लिए एक छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि कुछ आपको सीखने को मिले, कम से कम फॉर्मूला रट लो, ठीक। एकदम बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, देखो कैसे। ये मैंने एक मान लिया कोई सवाल, कोई सर्किट है, ठीक, कोई सर्किट है, और ये आपका किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का वोल्टेज है 50 वोल्टेज, और जो हमने रेजिस्टेंस लिया है लेट सपोज 6 ओम, 8 ओम एंड और हम यहाँ पे मान लेते हैं 11 ओम, ठीक है। ऐसा आपको दिया होगा, बेसिक सवाल एकदम करवा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला, ध्यान से समझिएगा। कोई सर्किट दिया होगा, कोई परिपथ दिया होगा, कुछ इसी तरीके से। ये बैटरी है, बैटरी में जुड़ा होगा 50 वोल्टेज, और अब मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ। वो कहीं सवालों में लिखा होगा दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज A। और सवाल की डिमांड क्या होगी? सवाल की डिमांड ये होगी कि आप हमें बिंदु AP के बीच, जो सवाल पूछेगा बिंदु AP के बीच, AP के बीच कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। कुल प्रतिरोध क्या होगा बिंदु AP के बीच। बहुत आराम आराम से बता रहा हूं, बस एक एक बार सुनते जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, लगाते जाना। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये संयोजन कौन सा दिख रहा है? ये संयोजन बिल्कुल सीधा सीधा श्रेणी क्रम का बेस्ड है। मतलब एकदम बेसिक सवाल मैंने बच्चों वाला लिया है। सर कैसे आप पहचान गए? जब एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से सीधा सीधा जुड़ा हो तो सिंपल सी बात है वो श्रेणी क्रम ही होगा। तो इस सवाल में आपसे पूछेगा क्या? ऐसे ढेर सारे 2, 3, 4, 5 जो भी प्रतिरोध जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंदु आपको ध्यान देना होगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट A है और ये एंड पॉइंट P है। इसके बीच आपसे क्या पूछा है? तुल्य प्रतिरोध। तो ये संयोजन कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। देख करके आप बोलोगे कि ये संयोजन कौन सा है? श्रेणी क्रम। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो फॉर्मूला होता है दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट 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 Rn एज सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो कितने? 3 प्रतिरोध है, वैल्यू रख दो। R का मान है 8 प्लस 6 है। पहले वाले का मान कितना है? 6 है। पहले वाले का मान 6 है, फिर दूसरे वाले का मान 8 है और तीसरे वाले का मान 11 है। सिंपली जोड़ लो इसको। तो 8, 8, 6, 14, 14, 11, 25। तो ओवरऑल R की वैल्यू आ गई 25 ओम। और यही है आपका तुल्य प्रतिरोध। जो हमने R निकाला यही आपका तुल्य प्रतिरोध है। इस टाइप को रिकॉल किए रहिएगा, इस टाइप को रिकॉल किए रहिएगा। A और P के बीच पूछेगा तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो गया 25 ओम। और रिकॉलिंग पॉइंट यह है कि हमेशा एक बात याद रखना, जो यहाँ पे प्रतिरोध देगा ये ओम में देगा, फिक्स है, ये कुछ और नहीं, ओम में होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में घुमाता नहीं है, सिंपली ओम में ही देता है। तो ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक। एक सवाल और कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। अब चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, दूसरा सवाल। ये जाकर देख लीजिएगा, ये बोर्ड का प्योर क्वेश्चन है जो मैं टाइप उठा रहा हूँ, बिल्कुल प्योर ये बोर्ड का क्वेश्चन है। 1-2 साल पुराना क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
कुछ ऐसा पॉइंट दिया होगा और हमसे 2 क्वेश्चन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए बी के बीच प्रतिरोध क्या होगा। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ए बी के बीच सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है जो सवाल में पूछा है कि ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दिस इज ए एंड डैश बी। ये पहले हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। और दूसरे क्वेश्चन की डिमांड है, अगर मैं x और y 2 पॉइंट मान लूं, ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y, तो दूसरा हमारा डिमांड है कि x y के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर दिया है। x y के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। x y के बीच तुल्य प्रतिरोध, यहां तक क्लियर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, बस फास्ट वे में इसको भी कवर कर लेते हैं। अगर इस सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो सिंपली सर्किट देख करके लग रहा है कि कहीं पर श्रेणी है, कहीं पर समांतर है। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं ताकि हमारा एक पार्ट क्वेश्चन हो जाए। अगर आप ध्यान से x और y पॉइंट को देखो, x और y बिंदु को, तो जो x y बिंदु है इसके सामने ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम है, एकदम साफो साफ दिख रहा है भाई। x और y के लिए जो ये क्रम है ये समांतर दिख रहा है, तो सिंपली इसको जोड़ दो। पहले x तथा y के लिए जो क्रम है वो समांतर है। x y के लिए कैसा क्रम है, समांतर क्रम है, बता दो इसको। अब फॉर्मूला हम जानते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से, ठीक है। जस्ट रिकैप करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, कैसे, r1 का मान 4 है, r2 का मान 4 है, सिंपली हमने जोड़ दिया 1/4 प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा तरीका आ रहा है, 2r इज इक्वल टू 4 और r की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल करके ये आंसर निकाल लिया। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। जो सेकंड पार्ट पूछा था ये हमसे आ गया, कैसे भाई। x और y को पूरे परिपथ में ध्यान से देखो तो समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1 बराबर r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए 1/r प्लस 1/r, बाकी उसके बाद बेसिक है, एलसीएम लिए 4, 1 प्लस 1 2, 2/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक गुणा किए, तिर्यक गुणा करने पे 2r इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू 2। तो मेन आंसर हमारा आ गया, जो x y के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा ये है 2 ओम, ये है 2 ओम। और ये सर्किट जो हमारा है अब चेंज है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिल चुका है, सेकंड पार्ट हमारा हो गया, लेकिन अभी टोटल आंसर नहीं आया। अब क्या करते हैं, अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें तो जब इसका सल्यूशन करेंगे तो देखो हुआ क्या होगा। ए के बाद ये एक प्रतिरोध है और ये दोनों मिलकर एक बन जाएंगे। तो जब ये दोनों मिलके एक बन जाएगा तो इसका मान क्या था, याद करो, मैंने भी निकाला था ना, r बराबर 2 ओम। जस्ट अभी हमने लिखा था ना r बराबर 2 ओम। तो जो सेकंड वाला पार्ट है इसका आंसर हो गया 2 ओम, और जो इनिशियल है वो पहले से कितना है, 6 ओम। तो 6 ओम वाला ये है, 2 ओम वाला ये है, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे जैसा कि हम जोड़े हुए हैं निगेटिव और प्लस टर्मिनल से। और अब ये संयोजन कैसा दिख गया, जस्ट प्रीवियस वाले सवाल की तरह। और अब ये कॉम्बिनेशन हो गया श्रेणी क्रम का, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया श्रेणी क्रम का। और फाइनली यहाँ पे फिर से हम आंसर निकालेंगे। तो एक बात रिमेंबरिंग पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अब पहले पार्ट का आंसर आ रहा है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम से r बराबर r1 प्लस r2 से, और r1 की वैल्यू है 6, r2 की वैल्यू है 2, दोनों को जोड़ देंगे तो दिस इज 8 ओम। दिस इज योर आंसर, और ये आपका बोर्ड का प्योर क्वेश्चन है, ठीक। इतना वेरियस टाइप रिमेंबर रखिए। और जो आए हुए क्वेश्चन में पूछा क्या था, देखिए अब बता देते हैं। यहाँ पर गिवन था, लेट सपोज मैं अपने मन से मान लेता हूँ 40 वोल्टेज की बैटरी, डाटा मुझे नहीं याद है, अंक बदल सकता है। यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि 40 वोल्टेज की बैटरी है, तो आपसे पूछा था धारा का मान क्या होगा, आई क्या होगा।
फ्लोइंग करंट आई क्या होगा, जो मेन बोर्ड का क्वेश्चन था उसमें आई की वैल्यू क्या होगी ये पूछा था। तो देखो मैंने पहले प्रतिरोधों का संयोजन सिखाया, अब आपको आंसर सिखाता हूं 1 मिनट में। भैया जब हमसे करंट की वैल्यू पूछता है तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, धारा पूछा है ना, आप बचपन में पढ़े हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, याद करो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ याद है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कभी परिपथ दिया हो पूरे परिपथ को सॉल्व कर लो, तो हम पूरे परिपथ को सॉल्व किए, आंसर क्या है 8 ओम, उठा करके यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे, पूरा विभव कितना है दैट इज 40 और टोटल आर कितना है दैट इज 8, ये टोटल आर है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, मतलब उस पूरे परिपथ का जो आंसर है जैसे 8 ओम, तो 40/8 आंसर आ गया 5। ओवरऑल जो सवाल पूछा था अगर उस कॉन्सेप्ट को याद करें तो यही उसकी डिमांड थी, यही बोर्ड के क्वेश्चन की डिमांड थी। मतलब हमारे अनुसार आंसर आ चुका है कि 5 एम्पियर की धारा यहाँ पर बह रही है ड्यू टू दिस डायरेक्शन। ठीक, तो ये भी एक बेसिक सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आसान सवाल होगा। बहरहाल इतना रिवीजन कर लीजिए। ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे अप्रॉक्स मैंने 8 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं और बेसिक सीक्वेंस में है, सारे रिकैप कर लीजिएगा। इसके सेकंड पार्ट में फिर से मिक्सअप सवाल करवाएंगे, मतलब ओवरऑल पूरे चैप्टर से मिक्स ही सवाल रहेंगे। फिर से एक आध सवाल आवेश का करवा देंगे, एक आध सवाल विभव विभवांतर का करवा देंगे प्योर बोर्ड के क्वेश्चन से, और प्रतिरोधों का संयोजन ऐसे ही एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन करके रिवाइज करते रहेंगे। जितना आपको समझ में आए कवर करते चलिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि सवाल यहीं से आएगा, 100% श्योर है, क्योंकि हर बार सवाल एकदम आसान आता है। बस कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं, तो जो भी न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट है आराम आराम से सीखते जाइए। एक एक सवाल भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आराम से सिलेबस कवर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। एंड फाइनली आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। जो भी टॉपिक रहा है कवर करिए, जो भी कंटेंट पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में रिवाइज करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, सेकंड पार्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।